हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हाजिर हो चुका हूँ आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेकर। सबसे पहले आज की क्लास के टॉपिक को टारगेट करें तो आज की क्लास का टॉपिक है एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का नाम है स्टूडेंट संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी अपन पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। सूक्ष्मदर्शी के दो प्रकार थे, सरल सूक्ष्मदर्शी और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। पिछली क्लास में मैंने बताया आप लोगों को स्टूडेंट। तो यहाँ पर पहला प्रकार डिस्कस कर चुके हैं, अच्छी तरह समझ चुके हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पिछली क्लास के वीडियो को देखकर उसे अच्छी तरह समझ सकते हो। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं सूक्ष्मदर्शी के दूसरे प्रकार की, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी या यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसे अंग्रेजी में कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। तो ये क्या होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना क्या होती है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत क्या होता है? और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र क्या होता है? ये आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो बोर्ड एग्जाम के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ये बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर 4 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन एज इट इज ऐसे कैसे आता है। तो इस टॉपिक को अच्छी तरह क्लियर कर लेना, साथ के साथ कोई भी स्टेप में कंफ्यूजन हो तो उस कंफ्यूजन को भी आप साथ साथ क्लियर करते हुए जाना। तो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी दूसरा प्रकार आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। वीडियो के अंत तक बने रहिए। मैं हूं आपका फिजिक्स गुरु श्रीराम यादव। फिजिक्स की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी क्या होती है, सबसे पहले इसी का डिस्कशन करें, क्योंकि पीछे वाली क्लास में डिस्कस किया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के बारे में, प्रकाशिक यंत्रों के बारे में, और उन प्रकाशिक यंत्रों में एक है सूक्ष्मदर्शी, जिसमें दूसरा प्रकार यहां डिस्कस कर रहे हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। स्टूडेंट सरल सूक्ष्मदर्शी पढ़ा है, उसमें क्या था? उसमें केवल एक ही उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा था। अब यहां पर उस उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला जो प्रतिबिंब है उसकी आवर्धन क्षमता को और अधिक बढ़ाना है, तो उस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में 2 या 2 से अधिक उत्तल लेंसों का उपयोग कर उसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा प्रकाशिक यंत्र है जिसमें 2 उत्तल लेंसों की सहायता से सूक्ष्म वस्तु को बहुत अधिक आवर्धित करके स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं, यौगिक सूक्ष्मदर्शी उसे कहा जा सकता है, दूसरा नाम है इसका। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जाता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में क्या था? एक ही उत्तल लेंस का उपयोग किया जा रहा था। इसमें यहां पर 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जा रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता कम थी, उसकी उस आवर्धन क्षमता को बढ़ाने के लिए एक लेंस के स्थान पर 2 लेंसों का उपयोग किया गया, जिसके कारण अंतिम प्रतिबिंब और अधिक आवर्धित प्राप्त हुआ। इसके साथ ही ये कंफ्यूजन भी क्लियर कर लेना स्टूडेंट कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में कम से कम 2 उत्तल लेंसों का उपयोग किया जा रहा है। यदि इसकी आवर्धन क्षमता को और अधिक बढ़ाना है तो 2 से अधिक उत्तल लेंसों का भी उपयोग किया जा सकता है इसमें। सही है? तो ऐसे नहीं कि यहां पर कि 2 ही उत्तल लेंसों का उपयोग कर रहे हैं, कम से कम 2 उत्तल लेंस है, 2 से अधिक उत्तल लेंसों का भी उपयोग इसमें किया जा सकता है स्टूडेंट। सही है? तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी डेफिनेशन क्लियर होगी कि क्या होती है? ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसकी सहायता से ऐसा प्रकाशिक यंत्र जिसमें 2 उत्तल लेंसों की सहायता से निकटवर्ती सूक्ष्म वस्तु का अधिक आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से प्राप्त किया जा सकता है, उसे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहते हैं। क्लियर दैट? आगे बढ़ते हैं यहाँ पर इसकी संरचना की ओर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी उपकरण है तो इसकी संरचना क्या होती है? संरचना के बारे में यहाँ पर स्टूडेंट डायग्राम आप बोर्ड पर देख रहे हो, इसका ब्लॉक डायग्राम जो दिया हुआ है वो देख रहे हो। साथ ही यहाँ पर एक इमेज शो हो रही है, उस इमेज में यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कैसी होती है। आप लोगों ने देखी होगी स्टूडेंट, ज्यादा भी नहीं तो बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी की लैब में ये उपकरण देख चुके होंगे। बायोलॉजी की लैब में जो सूक्ष्मदर्शी होती है, जो माइक्रोस्कोप काम में लेते हैं स्लाइड्स वगैरह को देखने के लिए, वो सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी ही होती है। ठीक है? तो विभिन्न लैबों में आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा है तो देखना, यहाँ पर विभिन्न प्रयोगशालाओं में ये सूक्ष्मदर्शी आपको देखने को मिल जाएगी। आपके स्कूल कॉलेज में भी आपके लैब में ये सूक्ष्मदर्शी, बायोलॉजी की लैब में जूलॉजी और बॉटनी की लैब होती है, उसमें आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। सही है? तो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना में क्या होता है वो चीज देखें यहाँ पर। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में वास्तविकता में जो दोनों उत्तल लेंस होते हैं वो एक धातु की लंबी बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर जुड़े होते हैं। ठीक है? एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मान लो आपका ये मार्कर है, ये एक धातु की लंबी बेलनाकार नली है जिसके दोनों सिरों पर
ये दोनों उत्तल लेंस व्यवस्थित रहते हैं और इन दोनों उत्तल लेंसों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को दंड चक्रीय क्रम विधि द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, उसे समायोजित किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों लेंस इस प्रकार की धातु की नली में समायोजित रहते हैं, व्यवस्थित रहते हैं कि इस नली में एक नली दूसरी नली के अंदर धसी हुई रहती है, उसके अंदर जुड़ी हुई रहती है, तो उनको आगे पीछे खिसका कर दोनों लेंसों की स्थितियों को समायोजित किया जा सकता है। सही है, और उस विधि का नाम है दंड चक्रीय क्रम विधि द्वारा। दंड चक्रीय क्रम विधि द्वारा इन लेंसों के बीच की दूरी को परिवर्तित अर्थात इनके बीच की दूरी को घटाया जा सकता है और इनके बीच की दूरी को बढ़ाया भी जा सकता है। सही है, तो विधि का नाम याद रखना, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है विधि? दंड चक्रीय क्रम विधि द्वारा संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सही है, तो यहां पर दो उत्तल लेंस है। एक उत्तल लेंस जो कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का होता है और हमेशा वस्तु की ओर स्थित होता है। सही है, दो उत्तल लेंस है, उसमें से एक उत्तल लेंस है जो छोटे द्वारक का है, कम फोकस दूरी का है और कहां स्थित होता है? वस्तु की ओर स्थित होता है। इस कारण उस लेंस को अभिदृश्यक लेंस, ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। सही है, अभिदृश्यक लेंस जो है वो हमेशा वस्तु की ओर होता है और ये लेंस छोटा होता है, कम फोकस दूरी का होता है। सही है, नली के दूसरे सिरे पर एक बड़ा लेंस, बड़े द्वारक और अधिक फोकस दूरी का लेंस होता है जो नेत्र की ओर स्थित होता है, आंख की ओर स्थित होता है। इस कारण इसे नेत्रिका लेंस कहते हैं। आई पीस इसे कहा जा सकता है, आई लेंस इसे कहा जा सकता है, नेत्र लेंस इसे कह सकते हैं। नेत्रिका लेंस और अभिदृश्यक लेंस। नेत्रिका लेंस जो होता है वो बड़े द्वारक का होता है, अभिदृश्यक लेंस होता है वो छोटे द्वारक का होता है। नेत्रिका लेंस की फोकस दूरी अधिक होती है, अभिदृश्यक लेंस की फोकस दूरी कम होती है। अभिदृश्यक लेंस वस्तु की ओर स्थित होता है और नेत्रिका लेंस आंख की ओर स्थित होता है। सही स्टूडेंट, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे हो, इस लेंस के इस ओर यहाँ पर AB के रूप में वस्तु रखी हुई है और इस लेंस के इस ओर यहाँ पर प्रेक्षक के रूप में आंख का डायग्राम दर्शा रखा है। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहाँ पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में ये दो लेंस होते हैं, अभिदृश्यक लेंस और नेत्रिका लेंस, जो एक धातु की नली के, धातु की लंबी बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर व्यवस्थित रहते हैं। इन्हें दंड चक्रीय, इनके बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। कौन सी विधि द्वारा? दंड चक्रीय क्रम विधि द्वारा इनके बीच की दूरी को परिवर्तित किया जा सकता है। उस विधि का नाम क्या है स्टूडेंट? विधि का नाम है दंड चक्रीय क्रम विधि। इस विधि की सहायता से दोनों लेंसों के बीच की दूरी को घटाया या बढ़ाया जा सकता है। सही है स्टूडेंट, तो यहां पर ये रही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की संरचना। अब यहां पर इसके समायोजन की स्थिति और इसके सिद्धांत की बात करें। समायोजन क्या है इसमें? समायोजन किस प्रकार किया जा रहा है? तो समायोजन करना है अपने को इस प्रकार। सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले यहां पर जो अभिदृश्यक लेंस है उस अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार व्यवस्थित करते हैं कि यहां पर जो वस्तु AB है वो वस्तु AB इसके मुख्य फोकस से बाहर रहे, मुख्य फोकस से दूर रहे। ये यहां पर इसको पहले अभिदृश्यक लेंस के लिए समायोजन क्या करना है? इस नली में इस अभिदृश्यक लेंस को इस प्रकार समायोजित करना है कि जो वस्तु है वो इसके मुख्य फोकस से दूर रहे। ठीक है, दूसरी स्थिति में नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करेंगे कि पहले लेंस, अभिदृश्यक लेंस द्वारा जो बिंब बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, उस प्रतिबिंब की स्थिति इस प्रकार होनी चाहिए कि वो इसके मुख्य फोकस के अंदर आ जाए। तो दोनों लेंसों का समायोजन करते हैं और इसके साथ ही इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि इनका जो क्रॉस तार है वो स्पष्ट नजर आने लगे। क्रॉस तार के समायोजन की स्थिति को भी, क्योंकि क्रॉस तार यहाँ पर स्पष्ट नजर आना चाहिए इस नेत्रिका लेंस को समायोजित करने से पहले। सही है, जब यहाँ पर इस अभिदृश्यक लेंस को समायोजित कर रहे हैं तो उसमें इस चीज का भी ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनका जो क्रॉस तार है वो क्रॉस तार स्पष्ट नजर आना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? ये रही यहाँ पर समायोजन की स्थिति। अब यहाँ पर इसकी क्रिया विधि और सिद्धांत देखो क्या है। सिद्धांत के अंतर्गत वही सरल सूक्ष्मदर्शी के सिद्धांत का भी उपयोग इसमें किया जा रहा है। अब दो उत्तल लेंस है तो पहले लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो वास्तविक होगा और वो वास्तविक प्रतिबिंब दूसरे लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। यही
संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। सही है। कहने का मतलब अभिदर्शक लेंस द्वारा बिंब AB का बनने वाला वास्तविक प्रतिबिंब A' B' नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करता है, जिसका अंतिम प्रतिबिंब A" B" बनता है। सही है। यही संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत है। थ्योरी की 2-4 लाइनों के रूप में से आप समझा सकते हो स्टूडेंट। सही है। अब यहां पर आगे बात करें इसकी क्रियाविधि की। क्रियाविधि को समझो। देखो किस प्रकार अंतिम प्रतिबिंब अपने को प्राप्त हो रहा है, जो बिंब की तुलना में या वस्तु की तुलना में अत्यधिक आवर्धित होता है। इसकी आवर्धन क्षमता कैलकुलेट करनी है साथ ही। तो सबसे पहले डायग्राम को देखो एक बार फिर से। क्या है अपने पास यहां पर, क्या दिया हुआ है, ये अभिदर्शक लेंस है अपने पास। ठीक है। इस अभिदर्शक लेंस को मैं L1 के रूप में मान लूं। ठीक है। और ये L2 के रूप में नेत्रिका लेंस है। अभिदर्शक लेंस है अपने पास L1 के रूप में। इसके सामने यहां पर AB के रूप में क्या है, एक बिंब रखा हुआ है। सही है। वस्तु या बिंब है AB के रूप में, जो इस अभिदर्शक लेंस के सामने रखी हुई है, जो इसके मुख्य फोकस से दूर रहेगी, ये ध्यान रखना। सही है। तो यहां पर इस बिंब से निकलने वाली 2 प्रकाश किरणें, एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो मुख्य अक्ष के समांतर है, जो अपवर्तन के पश्चात इसके द्वितीय फोकस F नोड से होकर गुजर रही है। ठीक है। और एक प्रकाश किरण ले रहे हैं जो इसके प्रकाशिक केंद्र O से होकर गुजर रही है, जो बिना विचलित हुए सीधी निकल जाती है। इसका मतलब इस बिंदु B से निकलने वाली ये दोनों प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात इस बिंदु B' पर आकर मिलती है। इसका मतलब इस बिंदु B का जो प्रतिबिंब है B' पर बनता है। तो ये जो अपने पास बिंब था AB, वस्तु थी AB, उस वस्तु AB का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बन रहा है A' B'। वस्तु AB का अभिदर्शक लेंस द्वारा वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है A' B'। पहले स्टेप ये क्लियर करनी है इसमें। सही है। फिर से सुनो क्या था, अभिदर्शक लेंस द्वारा बिंब AB का वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है A' B'। सही यहां तक। अब यहां पर इस बिंब से निकलने वाली, क्योंकि अब नेत्रिका लेंस के लिए A' B' जो है वो आभासी बिंब का कार्य करेगा। सही है। A' B' जो है वो नेत्रिका लेंस के लिए आभासी बिंब का कार्य करेगा। सही है स्टूडेंट। तो इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार समायोजित करते हैं इस दंड चक्रीय क्रम विधि द्वारा क्रॉस तार पर, कि जो A' B' जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो इसके मुख्य फोकस FE के अंदर आ जाए। सही है। इसका मतलब नेत्रिका लेंस के लिए जो बिंब है, आभासी बिंब है, वो आभासी बिंब कहां पर है, मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में है। मुख्य फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में जब कोई बिंब स्थित होता है तो उस बिंब का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनता है। सही है। यही सरल सूक्ष्मदर्शी का सिद्धांत भी है स्टूडेंट। तो यहां पर नेत्रिका लेंस के लिए A' B' आभासी बिंब है, जो कहां रखा हुआ है, इसके मुख्य फोकस FE और प्रकाशिक केंद्र O' के बीच में रखा हुआ है। सही है। इसका मतलब नेत्रिका लेंस द्वारा A' B' का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, जो यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर है A" B" के रूप में। तो इस प्रतिबिंब की स्थिति को प्राप्त करने के लिए वही 2 प्रकाश किरणें ले रहे हैं। तो यहां पर पहले 2 प्रकाश किरणें ले लो। देखो एक प्रकाश किरण ले रहा हूं मैं यहां पर इस बिंदु से ले लो, इनको कुछ समय के लिए भूल जाओ। सिर्फ यहां से 2 प्रकाश किरण ले रहा हूं, जो यहां पर ली मैंने B से। अब B' से 2 प्रकाश किरण ले रहा हूं। एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर डॉटेड लाइन आप देख पा रहे हो, जो अपवर्तन के पश्चात FE से होकर गुजर रही है, मुख्य फोकस से होकर गुजर रही है। ठीक है। और एक प्रकाश किरण ले रहे हो, इसके प्रकाशिक केंद्र से होकर जा रही है, जो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये 2 प्रकाश किरणें ली मैंने, जो यहां पर थी, वही 2 प्रकाश किरणें यहां पर ली। ये प्रकाश किरणें आगे अनंत पर जाकर भी नहीं मिलेगी, इस कारण इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं। तो ये दोनों प्रकाश किरणें इस बिंदु पर आकर मिलती है। ये दोनों प्रकाश किरणें यहां पर इस बिंदु पर आकर मिल रही है। ऐसे ही बाकी इन दोनों प्रकाश किरणों की बात करें तो इन प्रकाश किरणों को ये अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष की ओर मुड़ जाएगी। उत्तर लेंस और उत्तर लेंस अपवर्तन के पश्चात प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। तो ये दोनों प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष की ओर चलेगी,
जब इनको पीछे की ओर बढ़ाते हैं तो ये दोनों प्रकाश किरणें उस बिंदु बी डबल डैश पर जाकर ही मिलती है। इसका मतलब इस नेत्रिका लेंस द्वारा जो आभासी बिंब था ए डैश बी डैश, उसका आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है, क्योंकि यहाँ पर ए डैश बी डैश के सापेक्ष ए डबल डैश बी डबल डैश जो प्रतिबिंब है वो सीधा है। सही है, इस आभासी बिंब का प्रतिबिंब बनना ए डबल डैश बी डबल डैश जो इसके सापेक्ष सीधा है। लेकिन यदि अपन बिंब ए बी की बात करें तो इस बिंब ए बी के सापेक्ष ये उल्टा प्रतिबिंब है। सही है, तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बिंब ए बी का अंतिम प्रतिबिंब ए डबल डैश बी डबल डैश बनता है जो आभासी उल्टा और आभासी सीधा और बड़ा होता है। क्लियर है चीज? तो यहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति अपने को ये प्राप्त हो रही है। क्लियर है यहां तक? अब यहां पर संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की क्रियाविधि यदि आपको समझ में आ गई है तो इसकी आवर्धन क्षमता कैलकुलेट की जा सकती है। आवर्धन क्षमता या कोणीय आवर्धन क्या होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी में भी पढ़ा था अपन ने। क्या होती है? आवर्धन क्षमता होती है कोणीय आवर्धन या आवर्धन की परिभाषा देखें तो अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण एवं बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन या कोणीय आवर्धन कहते हैं। तो आवर्धन बराबर, यहां पर देखो बोर्ड पर क्या है, आवर्धन बराबर अंतिम प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण एवं बिंब द्वारा आंख पर बने कोण का अनुपात है। यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर रखी वस्तु द्वारा आंख पर बना कोण। सही है, तो प्रतिबिंब द्वारा आंख पर बना कोण और बिंब द्वारा आंख पर बने कोण के अनुपात को आवर्धन या कोणीय आवर्धन कहते हैं। इसको भी स्मॉल एम से ही व्यक्त करते हैं। तो स्मॉल एम बराबर बीटा अपॉन एल्फा। यदि अल्फा और बीटा अत्यंत छोटे कोण है तो अल्फा और बीटा को tan अल्फा और tan बीटा लिखा जा सकता है। तो उस कंडीशन में m बराबर मिल रहा है अपने को tan बीटा अपॉन tan अल्फा। सही है, m बराबर अपने को क्या मिल गया, tan बीटा और tan अल्फा। अब ये tan बीटा और tan अल्फा का जो मान है वो स्टूडेंट यहाँ पर डायग्राम से याद कर सकते हैं। tan अल्फा का मान यहाँ पर अपने को दिया हुआ है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर जब प्रतिबिंब बन रहा है तो tan अल्फा का मान यहाँ से याद कर सकते हैं, tan बीटा का मान ऊपर वाले डायग्राम से। तो सबसे पहले चित्र से क्या मिल रहा है अपने को, चित्र से tan अल्फा बराबर, यहां से tan अल्फा बराबर अपने क्या मिल रहा है स्टूडेंट, ए बी बटे बी माइनस डी। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे बे आधार। तो कौन के सामने की भुजा लंब ए बी और आधार है यहाँ पर ए ओ के रूप में, तो ए ओ यहाँ पर माइनस डी दिया हुआ है। फिर बात करें चित्र से tan बीटा की, तो tan बीटा बराबर अपने को क्या मिल रहा है, त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ डैश से, ए डैश बी डैश ओ डैश से tan बीटा बराबर लंब ए डैश बी डैश बटे हुए आधार ए डैश ओ डैश। सही है, tan अल्फा और tan बीटा का मान इस डायग्राम से अपने को ये ज्ञात हो गया। tan अल्फा और tan बीटा का जो मान है वो इस इक्वेशन में पुट करें तो उस कंडीशन में m बराबर अपने को क्या मिल रहा है स्टूडेंट, tan बीटा का मान क्या है, ए डैश बी डैश बटे हुए ए डैश ओ डैश बटे tan अल्फा का मान ए बी अपॉन माइनस डी। क्लियर है स्टूडेंट? तो यहां से m बराबर क्या मिल गया अपने को, m बराबर मिल गया स्टूडेंट ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इंटू ए डैश ओ डैश बटे हुए माइनस टी। ये इक्वेशन यहां पर अपने को मिल गई। क्लियर है स्टूडेंट? अब यहां पर इस इक्वेशन को सोल्व करना है अपने को। तो इस इक्वेशन को सोल्व करने के लिए यहां पर मैं डायग्राम का उपयोग कर रहा हूं। इस डायग्राम में यहां पर देखो स्टूडेंट, इस डायग्राम में यहां पर मैं दो त्रिभुज ले रहा हूं। एक त्रिभुज अपने पास ए बी ओ, दूसरा त्रिभुज है ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों त्रिभुज समरूप है। सही है, समरूप त्रिभुजों के लिए क्या कंडीशन होती है, दो कोण बराबर होने चाहिए। तो देख लो यहाँ इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज में ये कोण 90 डिग्री, इस त्रिभुज में ये कोण और ये कोण आमने सामने के कोण है, शीर्षक में कोण है तो बराबर होंगे। इसका मतलब ये दोनों त्रिभुज समरूप है। तो यहां पर चित्र से त्रिभुज ए बी ओ इज इक्वल है त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ। ये दोनों त्रिभुज समरूप है या इक्वल कह सकते हो, बराबर है।
सही है। तो इन समरूप त्रिभुजों के लिए क्या होगा, इन समरूप त्रिभुजों की समांतर या संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर होगा। तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ए डैश बी डैश के समांतर है ए बी, और ए डैश ओ के समांतर है, ए डैश ओ के समांतर है ए ओ। सही है। तो यहां पर ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के मान के रूप में अपने को क्या मान मिल गया, ए डैश ओ बटे हुए ए ओ। तो इस इक्वेशन में ए डैश बी डैश अपॉन ए बी के स्थान पर ये मान पुट करें तो उस कंडीशन में अपने को क्या मान मिल रहा है, इसलिए m बराबर ए डैश ओ बटे हुए ए ओ इंटू ए डैश ओ डैश बटे हुए माइनस डी। सही है। तो m इज इक्वल क्या मिल गया, ए डैश ओ। डायग्राम में देखो स्टूडेंट क्या है, ए डैश ओ क्या है इसका मान, वी नोड बटे हुए ए ओ डायग्राम में क्या दिया हुआ स्टूडेंट, माइनस यू नोड इंटू ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश, ए डैश ओ डैश ये क्या है स्टूडेंट, माइनस यू ई बटे हुए माइनस डी। तो यहां से m इज इक्वल क्या हो गया स्टूडेंट, ये माइनस माइनस एक कैंसिल हो गया, एक माइनस बच गया, इसका मतलब माइनस वी नोड अपॉन यू नोड इंटू यू ई अपॉन डी। सॉरी स्टूडेंट, यहां इसको देखो एक बार सही करो, इसको क्या है ये माइनस डी ऊपर चला गया, तो सही करो इस स्टेप को, माइनस डी बटे हुए ए डैश ओ डैश, तो माइनस डी बटे हुए ए डैश ओ डैश, तो ये क्या हो गया माइनस डी, और ये ए डैश ओ डैश क्या हो गया माइनस यू ई। तो यहां पर इक्वेशन क्या मिल गई अपने को, इक्वेशन मिल गई स्टूडेंट डी बटे हुए यू ई, ये अपने को यहां पर एक इक्वेशन मिल गई इसकी। सही है। सरल सूक्ष्मदर्शी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता की एक इक्वेशन अपने को ये प्राप्त होगी। इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर क्या है, m बराबर अपने को प्राप्त हो गया है माइनस वी नोड अपॉन यू नोड इंटू डी बटे हुए यू ई। सही स्टूडेंट। सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए भी समीकरण ज्ञात किया था, डी बटा यू ई मिला था। अब डी बटा यू ई के साथ में यहां पर ये पद और जुड़ गया, माइनस वी नोड अपॉन यू नोड के रूप में ये पद और जुड़ गया। अब यहां पर जिस प्रकार सरल सूक्ष्मदर्शी में अपन ने दो विशेष स्थितियां ली, वही दो विशेष स्थितियां यहां पर ली जा सकती है कि ये अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है। यदि इस डायग्राम की बात करें स्टूडेंट, तो ये अंतिम प्रतिबिंब यहां पर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। ये अंतिम प्रतिबिंब कहां बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी डी पर बन रहा है। इसमें दूसरी स्थिति भी ली जा सकती है स्टूडेंट कि यही प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, कब, जब इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार आगे पीछे करते हैं कि यहां पर ए डैश बी डैश इसके मुख्य फोकस पर आ जाए, तो अंतिम प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। तो इन दोनों स्थितियों में आवर्धन क्षमता का मान कितना होगा, ये और कैलकुलेट करना है यहां पर। सही है। तो देखो आगे पर दो विशेष स्थितियां। पहली विशेष स्थिति, ये मान लें कि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, ठीक है। ये डायग्राम इसके अपोजिट कि इस नेत्रिका लेंस को इस प्रकार आगे पीछे समायोजित करते हैं कि जो ए डैश बी डैश जो प्रतिबिंब है, आभासी बिंब है, वो इसके मुख्य फोकस पर, जिसको थोड़ा सा आगे खिसका लेंगे तो ये कहां पहुंच जाएगा, इसके मुख्य फोकस पर पहुंच जाएगा। जब बिंब मुख्य फोकस पर होता है तो उसका अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। तो यहां पर जब ये ए डैश बी डैश इस एफ ई पर आ जाएगा, तो स्टूडेंट यहां पर यू ई का जो मान है वो कितना हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यू ई बराबर हो जाएगा स्टूडेंट एफ ई। सही है। यू ई बराबर क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहां पर इसकी आवर्धन क्षमता कितनी हो जाएगी, इसकी आवर्धन क्षमता m बराबर फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया है, माइनस वी नोड अपॉन यू नोड इंटू डी बटे हुए यू ई के स्थान पर एफ ई लिखा जा सकता है। सही है। तो यहां पर पहली कंडीशन में आवर्धन क्षमता का जो मान है
वो स्टूडेंट अपने को ये मिल रहा है। सही है, पहली कंडीशन में आवर्धन क्षमता का मान ये मिल रहा है। अभी आवर्धन क्षमता का एक फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, मैं यहां पुट कर रहा हूं, क्या है वो, m बराबर माइनस वी नोड अपॉन यू नोड डी अपॉन यू ई। ये फॉर्मूला अभी कैलकुलेट कर लिया अपन, इसी फॉर्मूले का उपयोग किया और इस फॉर्मूले में यूई के स्थान पर क्या पुट किया, एफ ही पुट किया, अभी कैलकुलेट किया यहाँ पर अपन ने। सही है, तो m बराबर यहाँ पर इस पहली कंडीशन में m का जो आवर्धन क्षमता का जो मान है वो अपने को ये मिल रहा है। इस आवर्धन क्षमता के मान समीकरण से ये स्पष्ट हो रहा है कि फोकस दूरी जितनी कम होगी उससे संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता उतनी ही अधिक होगी। सही स्टूडेंट, दूसरी कंडीशन क्या है, देखो यहां दूसरी कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। न्यूनतम दूरी पर बनता है तो क्या होगा, न्यूनतम दूरी पर बनेगा तो स्टूडेंट यहां पर क्या घटित होगा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी VE बराबर हो जाएगा माइनस D। जैसे ये डायग्राम दर्शाता है, इस डायग्राम में अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी D पर बन रहा है। पहली स्थिति में अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा था, उसका डायग्राम आप देख लेना, इसमें मिल जाएगा आपको। फिर VE बराबर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी VE बराबर माइनस D मिल रहा है। तो इस कंडीशन में यहां पर देखो भाई, लेंस सूत्र का उपयोग करें तो लेंस सूत्र का उपयोग करना है नेत्रिका लेंस के लिए। नेत्रिका लेंस के लिए क्या होगा, लेंस सूत्र से 1/Fe बराबर 1/VE माइनस 1/UE। ई यहां पर सिंबल ले लिया नेत्रिका लेंस के लिए आईपी। ठीक है, तो यहां पर समीकरण अपने को मिल गया 1/Fe बराबर 1/VE माइनस 1/UE। ये इक्वेशन मिल रही है। इस इक्वेशन में ये मान पुट करें तो 1/Fe इज इक्वल 1/VE के स्थान पर क्या है स्टूडेंट, माइनस D, और UE क्या है स्टूडेंट, माइनस UE। सही है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां पर 1/UE पॉजिटिव हो गया, यहां पर रख लिया, इस नेगेटिव को इस तरफ दे दो तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट 1/Fe प्लस 1/D। समीकरण को D से गुणा कर दो, समीकरण को D से गुणा करें तो क्या मिलेगी इक्वेशन, D/UE इज इक्वल D/Fe प्लस D/D। या फिर क्या मिल रहा है स्टूडेंट, D/UE इज इक्वल D/Fe प्लस, सही है, तो D/UE बराबर अपने को ये मान मिल गया। तो अपने पास इक्वेशन ये मिली थी अंत में, अभी याद की थी, अंतिम इक्वेशन अपने पास ये थी। तो इस इक्वेशन में यहाँ पर D/UE का मान क्या हो जाएगा, ये मान पुट कर दो। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आवर्धन क्षमता का मान कितना मिल जाएगा, m बराबर माइनस वी नोड अपॉन यू नोड और D/UE के स्थान पर D/Fe प्लस 1। इस स्थिति में यहाँ पर आवर्धन क्षमता का मान अपने को ये मिला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है न्यूमेरिकल के लिए। तो यहाँ पर इन दो कंडीशंस में जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवर्धन क्षमता का मान यहाँ पर ये मिल रहा है m बराबर माइनस वी नोड अपॉन यू नोड इंटू D/Fe, और यहाँ पर इस स्थिति में आवर्धन क्षमता का मान जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है तो m बराबर माइनस वी नोड अपॉन यू नोड D/Fe प्लस 1, मतलब D/Fe यहाँ पर प्लस 1 हो गया। ठीक है, यही अंतर यहाँ पर सरल सूक्ष्मदर्शी में आपको देखने को मिला था इन्हीं दोनों कंडीशंस के लिए। तो इन दो विशेष स्थितियों के अंतर्गत आवर्धन क्षमता का मान अपने को ये प्राप्त हो रहा है स्टूडेंट। सही है, तो यहाँ पर एक आसान सा टॉपिक था, इंपॉर्टेंट जरूर है, ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। टॉपिक अपना संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, जिसकी संरचना, सिद्धांत, कार्यविधि और आवर्धन क्षमता का मान कैलकुलेट किया है। आसान भाषा में, आसान शब्दों में और आसान स्टेप्स में इसे कैलकुलेट किया है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है स्टूडेंट आपको, तो उस कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए एक बार वीडियो को फिर से देखें। यदि फिर भी कंफ्यूजन रहता है तो उस कंफ्यूजन को मुझे भेजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उसे सोल्व करके दूंगा आपको। इसके साथ ही स्टूडेंट वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और अपने दोस्तों को अपने YouTube चैनल फिजिक्स गुरु SR यादव को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कीजिए। बोलिए थैंक यू स्टूडेंट। आज की क्लास